नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष पांडे आपका स्वागत करता हूं एग्ज़ाम हॉल में। आज हम डिस्कस करने जाएंगे डेली करंट अफेयर्स 8 जून के लिए। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो पूरा देखिएगा और क्योंकि ये बहुत इन्फॉर्मेटिव है, बहुत काम का है, आपके एग्जामिनेशन के लिए आपका बहुत हेल्प करेगी। और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैज़ रिसेंटली विजिटेड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़ द फर्स्ट विजिट बाय एन इंडियन प्रेसिडेंट। दोस्तों अभी हाल ही में हमारे जो प्रेसिडेंट हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने एक ऐसे देश की यात्रा की है जो हमारे देश से किसी प्रेसिडेंट की उस देश में पहली यात्रा है। आपके ऑप्शंस हैं घाना, साउथ अफ्रीका, सर्बिया, इजिप्ट। तो दोस्तों इसका आंसर है सी, सर्बिया। हाँ दोस्तों, सर्बिया में हमारे देश के किसी भी प्रेसिडेंट का ये पहला विजिट है। तो इसको आप याद रखिएगा, ये एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों कुछ फैक्ट्स इसके बारे में आपको बता दूं। सर्बिया के जो प्रेसिडेंट हैं अलेक्जेंडर वुकिक, उन्होंने हमारे प्रेसिडेंट को गार्ड ऑफ ऑनर दिलवाया और उनको रिसीव किया। और हमारी जो प्रेसिडेंट हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने गांधी जीवा स्ट्रीट की भी यात्रा को वहाँ भी ट्रैवल किया और महात्मा गांधी को ट्रिब्यूट दिया, रिस्पेक्ट पे किया। दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो कंट्री है सर्बिया, ये भारत के साथ वन ऑफ द को फाउंडर्स ऑफ नॉन अलाइंग मूवमेंट है। नॉन अलाइंग मूवमेंट दोस्तों क्या है, जब कोल्ड वॉर चल रहा था यूएसए और रशिया के बीच में, तो कुछ ऐसे देश थे जैसे इंडिया, ब्राज़ील, इजिप्ट और सर्बिया। ये कुछ ऐसे देश थे, इंडिया, ब्राज़ील, इजिप्ट, सर्बिया, जिन्होंने ये डिसाइड किया कि ना ही वो अमेरिका के साइड रहेंगे और ना ही वो रशिया की साइड रहेंगे, वो बीच में, वो नॉन अलाइन रहेंगे किसी भी कंट्री से। तो उसी का फॉर्मेशन हुआ नॉन अलाइन मूवमेंट में। और हालांकि ये आज के दौर में इस मूवमेंट का रेलेवेंस रह नहीं गया। अब जो दुनिया बाईलैटरल से मल्टीलैटरलिज्म की तरफ बढ़ रही है, अब बाईलैटरलिज्म नहीं रह गया। अब रशिया कमज़ोर हो गई है, यूएसए भी अब पावरफुल है, लेकिन जब से चाइना इमर्ज किया है तब से यूएसए की भी पावर अब थोड़ी चाइना ने कर्व की है, जिसको यूएसए हमेशा डोमिनेट करना चाहता है चाइना को, लेकिन चाइना को डोमिनेट वो कर नहीं पा रहा। तो अब बहुत ही मल्टीलैटरलिज्म आ गया है दुनिया में। इंडिया भी बहुत तेज़ी से इमर्ज की है। तो अब कोई भी पावर ब्लॉक्स नहीं रह गया है, ना यूएसए और ना ही रशिया। कोई भी पावर ब्लॉक्स अब नहीं रह गया, ना यूएसए ना रशिया। तो अब इस मूवमेंट का बहुत ही महत्व नहीं है। हालांकि रशिया यूक्रेन वॉर में आपने देखा कि रशिया के जो यूनिलैटरल एक्शंस थे उसको लोगों ने कंडेम किया, लोगों ने सैंक्शंस लगाए, लेकिन किसी ने भी ऑन ग्राउंड जाके रशिया का विरोध नहीं किया। किसी भी कंट्री ने, ना यूएसए ने, ना सो कॉल्ड नाटो ने, जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावरफुल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है, किसी ने भी रशिया का ऑन ग्राउंड जाके विरोध नहीं किया। हाँ, लॉजिस्टिक सपोर्ट उन्होंने यूक्रेन को जरूर दिया। तो दोस्तों ये दूसरी बातें हैं, लेकिन सर्बिया के बारे में हम ये जान लें कि ये एक नॉन अलाइन मूवमेंट का को फाउंडर था। तो अब सर्बिया के बारे में एक चीज़ और जान लीजिए। देखिए सर्बिया यहाँ यूरोपियन कंट्री है और इसके नेबरिंग कंट्री हैं रोमानिया, हंगरी, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, मोंटेविडो, कोसोवो, नॉर्थ मैसेडोनिया, बुल्गारिया, और इसका कैपिटल है बेलग्रेड। दोस्तों कैपिटल सिटीज़ याद रखिए, क्योंकि कैपिटल पूछता है और बहुत ही हाई स्कोरिंग है। आप कैपिटल याद रखेंगे, 2-3 क्वेश्चन आपके ज़रूर आपके फंस जाएंगे। तो इसका सर्बिया कैपिटल क्या है? बेलग्रेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रिसेंटली कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स हैज़ अप्रूव्ड द कंटिन्यूएशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल सेक्टर स्कीम। अभी हाल ही में कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर ने इसमें से किस स्कीम को अप्रूव किया है आगे पढ़ने के लिए, आगे चलने के लिए? तो आपका ऑप्शन है ए एक्सप्लोरेशन ऑफ कोल एंड लिग्नाइट स्कीम, बी ऑयल एक्सप्लोरेशन स्कीम, सी उड़ान स्कीम, डी PMJJB प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। तो दोस्तों इसमें से इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। इसका करेक्ट ऑप्शन है ए एक्सप्लोरेशन ऑफ कोल एंड लिग्नाइट स्कीम। दोस्तों कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स को कौन चेयर करता है? हमारे प्राइम मिनिस्टर। ये बहुत ही पावरफुल कमेटी होती है जो हमारे जितने भी इकोनॉमिक डिसीजंस हैं, देश के मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस, वो ये लेती है। तो दोस्तों इसके बारे में और जान लेते हैं। इस
स्कीम का एम क्या है? इस स्कीम का एम है दोस्तों टू प्रूव एंड एस्टिमेट कोल रिजर्व्स अवेलेबल इन द कंट्री विच हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट टू स्टार्ट कोल माइनिंग। मतलब ये जो कोल रिसोर्सेज हमारे देश में हैं उनका एक एस्टिमेट बताएगी ताकि हम उस हिसाब से कोल माइनिंग कर सकें। अंडर दिस स्कीम एक्सप्लोरेशन ऑफ कोल एंड लिग्नाइट इज कंडक्टेड। देखिए इस स्कीम के अंतर्गत जो कोल और लिग्नाइट का एक्सप्लोरेशन है वो 2 ब्रॉड स्टेज में होता है। प्रमोशनल मतलब एक रीजनल एक्सप्लोरेशन होता है एंड डिटेल और एक्सप्लोरेशन ऑफ नॉन कोल इंडिया लिमिटेड ब्लॉक। मतलब 2 तरह है, एक जहाँ जिस रीजन में कोल पाए जाते हैं वहाँ उनका एक्सप्लोरेशन होगा और अदर रीजन्स में भी होगा जहाँ कोल नहीं पाए जाते हैं। तो उससे क्या होगा, हो सकता है हमको किसी देश के किसी ऐसे रीजन में जहाँ बहुत ज़्यादा कोल के रिजर्व्स हों, हमको उसके बारे में जानने को मिले। तो ऐसा होने से हमारे कोल रिजर्व में वृद्धि होगी। तो ये 2 ब्रॉड लिंचपिन्स पे इसका ये स्कीम सर्वे कंडक्ट करेगा। दोस्तों कोल सेक्टर के बारे में जान लेते हैं इंडिया के। देखिए कोल सेक्टर जो है हमारी जो 55% ऑफ एनर्जी नीड्स है वो पूरी करती है और 2022-23 में हमारा कोल का जो प्रोडक्शन था वो 893 मेट्रिक टन था। दोस्तों हम ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ इतना ज़्यादा कोल प्रोड्यूस करते हैं तो हमें कोल की ज़रूरत बाहर से नहीं पड़ती। दोस्तों हम कोल इंपोर्ट भी करते हैं। बेसिकली हम कुकिंग कोल इंपोर्ट करते हैं ऑस्ट्रेलिया से। कुकिंग कोल कहाँ यूज़ होता है दोस्तों? स्टेनलेस स्टील बनाने में। स्टेनलेस स्टील बनाने में कुकिंग कोल का यूज़ होता है। इसे सेल इंपोर्ट करती है ऑस्ट्रेलिया से। और दोस्तों हमारे देश में अलग अलग तरह के कोल रिज़र्व पाए जाते हैं। आपको तो पता होगा कोल किन किन टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला टाइप है, सबसे बढ़िया जो होता है, एंथ्रासाइट। इसमें दोस्तों 90% कार्बन कंटेंट होता है और ये सिर्फ जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। जम्मू कश्मीर में किस जगह? कालाकोट। एंथ्रासाइट में 90% कोल कार्बन कंटेंट होता है और ये जम्मू कश्मीर के कालाकोट में पाया जाता है। दोस्तों दूसरा है बिटुमिनस। दोस्तों बिटुमिनस में 60 to 80% कोल होता है। ये सबसे ज़्यादा हमारे देश में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा जो माइनिंग होती है वो इसी कोल की होती है और ये पाया जाता है झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, एमपी। मतलब जो हमारे कोल बेल्ट हैं वहाँ ये बिटुमिनस टाइप का कोल ही पाया जाता है। दोस्तों तीसरा आता है हमारा लिग्नाइट। दोस्तों इसमें कार्बन कंटेंट लो होता है, वे 40 से 55% के बीच में इसमें कार्बन कंटेंट होता है और ये तमिलनाडु में मेनली पाया जाता है, निवेली में। तमिलनाडु के निवेली में मेनली पाया जाता है, जो आप निवेली लिग्नाइट के भी नाम से प्रसिद्ध है, फेमस है। और दोस्तों लास्ट है पीट। दोस्तों इसमें कार्बन कंटेंट 40% से भी कम होता है। ये मॉरिशस एंड बॉक्स में पाए जाते हैं। इसके रिजर्व केरला में है। दोस्तों हमारे देश में अगर हम ये देखें कि कौन से स्टेट कितना प्रोडक्शन करते हैं, कौन से स्टेट सबसे आगे हैं कोल रिजर्व्स में, प्रोडक्शन में, तो कोल रिजर्व्स में देखें तो सबसे ज़्यादा कोल रिजर्व्स पाया जाता है झारखंड में, फिर उड़ीसा में, फिर छत्तीसगढ़ में, फिर वेस्ट बंगाल में और फिर एमपी में। ये याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा झारखंड में पाया जाता है, फिर उड़ीसा में, फिर छत्तीसगढ़ में, फिर वेस्ट बंगाल में, फिर मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों ये रही बात इसकी। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 8th मीटिंग ऑफ स्टैंडिंग कमेटी ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस वाज हेल्ड इन। दोस्तों इंटरनेशनल सोलर अलायंस की 8th मीटिंग ऑफ स्टैंडिंग कमेटी ये कहाँ हुई है? पहला ऑप्शन है गुरुग्राम, दूसरा ऑप्शन है दिल्ली, तीसरा ऑप्शन है मुंबई, चौथा ऑप्शन है गांधीनगर। तो दोस्तों इसका आंसर है बी, दिल्ली। इसकी मीटिंग दिल्ली में हुई थी। दोस्तों इसमें जो कमेटी ने मीटिंग की है उसने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की हैं? ISA डिमॉन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट इन ISA मेंबर कंट्रीज़। मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस के जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं अलग अलग कंट्रीज़ में, उनके बारे में डिस्कशन हुआ है। ISA सोलर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसोर्स सेंटर। दोस्तों ये एक रिसोर्स सेंटर है जो UN बेस्ड है। UN और ISA ने मिल के इस रिसोर्स सेंटर को बनाया है, सोलर टेक्नोलॉजी रिसोर्स सेंटर। तो इसके फंक्शनिंग, इसके कार्य के बारे में, इसका क्या प्रोग्रेस है, इसके बारे में भी यहाँ चर्चा हुई।
ISS सोलर स्टार्टअप चैलेंजेस। दोस्तों ISS सोलर स्टार्टअप चैलेंज के बारे में चर्चा हुई। ISS सोलर स्टार्टअप चैलेंज क्या है दोस्तों? ये जो सोलर सेक्टर में जो इमर्जिंग चैलेंजेस हैं उनके बारे में स्टार्टअप्स को ये एक चैलेंज देता है कि आप इन चैलेंजेस को कैसे डील करेंगे, उसके बारे में, उसके लिए आप कुछ बनाइए, कुछ ऐसा डिज़ाइन करिए, कुछ ऐसा इन्वेंशन करिए जिससे ये ISS सोलर के जो सोलर सेक्टर में जो भी चैलेंजेस है उसको आप कैसे डील करेंगे। ये बेसिकली दोस्तों अफ्रीकन कंट्री में लॉन्च किया गया है पहले, उसके बाद ये वर्ल्ड के दूसरे भी रीजन्स में लॉन्च किया जाएगा। फिर दोस्तों फोर्थ है ISS सोलर फाइनेंस फैसिलिटी, मतलब सोलर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं ISS के अंतर्गत, उनकी फाइनेंसिंग फैसिलिटी कैसी है, उनकी फाइनेंसिंग कैसी हो, इसके बारे में भी इस मीटिंग में डिस्कस किया गया था। दोस्तों ISS के बारे में कुछ और जानकारी दे दूं आपको। दोस्तों ISS लॉन्च किया गया था 30 नवंबर 2015 में। किसके द्वारा? इंडिया और फ्रांस के द्वारा। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? हेडक्वार्टर इसका गुरुग्राम में। इसके कितने मेंबर हैं दोस्तों? 106 मेंबर हैं। दोस्तों याद रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम में। इसके मेंबर हैं 106। और लॉन्च कब किया गया था? 2015 में। 2015 में। तो ये सारे कुछ फैक्ट्स आपको याद रखने हैं दोस्तों। ये पेरिस एग्रीमेंट के दौरान ही इसको लॉन्च किया था इंडिया और फ्रांस ने मिलके। और इसका मेन एम ये था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनकी जो सोलर फैसिलिटी है उसको हार्नेस किया जाए, उसमें जो सोलर एनर्जी जो है उसको हार्नेस किया जाए और एक वर्ल्ड वाइड सोलर ग्रिड बनाया जाए। इस ग्रिड से जो सोलर एनर्जी है वो दुनिया के अलग अलग देशों को सप्लाई की जाए, जिससे वहाँ फॉसिल फ्यूल की जो कंजम्पशन है वो कम हो। तो दोस्तों ये एक इसका एम था। और हमारे देश ने भी INDC का प्लेज किया है कि वो हमारे देश ने भी INDC का प्लेज किया है कि इंडिया जो है वो 40% जो उसका पावर है वो नॉन फॉसिल फ्यूल से करेगी, मतलब जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज से करेगी, और इमिशन इंटेंसिटी को 33% से लेकर 35% के बीच में ले आएगी 2030 तक, और किस 2005 लेवल पे। तो ये INDC टारगेट्स है इंडिया के, जो आप जान लीजिए, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च माहिर हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर। दोस्तों माहिर मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च इनमें से किस सेक्टर में लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है स्पेस, पावर, टेलीकॉम, ट्रांसपोर्ट। तो दोस्तों इसका आंसर है पावर। ये क्या है दोस्तों? माहिर क्या है? माहिर इज एम्ड एट लेवरेजिंग इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन पावर सेक्टर, मतलब जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, जो नया टेक्नोलॉजी को विकास किया गया है उनको इंडिया के पावर सेक्टर में ले आना, यही इस मिशन का मेन एम है। हमारे जो पावर सेक्टर की कंपनीज़ हैं जो पावर सेक्टर में काम करती हैं उनमें जो वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको पावर सेक्टर में अप्लाई करना, यही इसका एम है। और ये कौन फंड करेगा इसको? मिनिस्ट्री ऑफ पावर, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, और जो PSUs हैं, PSUs मतलब NTPC हो गई, और जो पावर सेक्टर की अलग अलग PSUs हैं वो इसको फंड करेगी। माहिर टू एक्ट एज ए कैटलिस्ट फॉर रियलाइजिंग नेट ज़ीरो स्टार्टअप मेक इन इंडिया। दोस्तों हमारे देश ने अलग अलग स्कीम्स लॉन्च किए। हमारे देश ने टारगेट रखा कि वो नेट ज़ीरो करेगी 2070 तक, और स्टार्टअप इंडिया शुरू किया गया, मेक इन इंडिया शुरू किया गया। तो इन सब को ये जो माहिर स्कीम है वो हेल्प करेगा अचीव करने में। अब दोस्तों आप सोचते होंगे ये नेट ज़ीरो क्या है? बार बार नेट ज़ीरो हमको सुनने को मिलता है। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि नेट ज़ीरो का ये मतलब क्या होता है, नेट ज़ीरो एक्चुअली होता क्या है? तो दोस्तों मैं आपको ये बता दूं, नेट ज़ीरो जो होता है इसका मतलब है कटिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन क्लोज टू ज़ीरो, मतलब पूरा ज़ीरो नहीं, एकदम ख़त्म नहीं कर देना है, क्लोज टू ज़ीरो। ये UN कहता है कि हमें जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैं उनको क्लोज टू ज़ीरो ले आना है। और वो कैसे आएगा? बाय बैलेंसिंग बिटवीन प्रोड्यूस्ड GHG और रिड्यूस्ड GHG, मतलब जो हम ग्रीन हाउस गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं और जो हम ग्रीन हाउस गैस रिड्यूस कर रहे हैं उसके बीच में बैलेंस रखना। मतलब हमको
प्रोड्यूस कम करना है और रिड्यूस ज़्यादा करना है। ऐसे करेंगे तो धीरे धीरे, हालांकि इस समय जो ग्रीन हाउस गैस का प्रोडक्शन है वो रिडक्शन से कहीं ज़्यादा है, तो हमें इस फील्ड में काम करना है कि हमें प्रोडक्शन धीरे धीरे अपना कम करना है और रिडक्शन बढ़ाना है। तो इससे क्या होगा, हम नेट ज़ीरो की तरफ बढ़ेंगे। और ये नेट ज़ीरो का प्लेज इंडिया ने लिया था COP26 में, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी UNFCCC के COP26 में इंडिया ने इसका प्लेज लिया था, जो ग्लासगो में हुआ था। और दोस्तों हमारा देश ये नेट ज़ीरो कैसे अचीव करेगा, तो कैसे अचीव करेगा, देखिए ये एक इसका माध्यम है। माहिर जो है वो हाई टेक्नोलॉजी, कटिंग एज टेक्नोलॉजी पावर सेक्टर में ला रहा है। इसीलिए इसी की तरह हमारे देश ने अलग अलग सेक्टर्स में हाई और कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ की दरकार की है कि वो आएंगे और हमारा जो एमिशन नेट ज़ीरो करने का सपना है 2070 तक वो पूरा करेंगे। इसी में स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया भी हैं। स्टार्टअप इंडिया कब लॉन्च किया गया था? 2015 में। मेक इन इंडिया कब लॉन्च किया गया था? 2014 में। दोस्तों ये ईयर्स आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये ईयर्स मैच द फॉलोइंग में आ जाते हैं। मैच द फॉलोइंग में स्कीम्स के नाम दे देगा और ईयर के नाम दे देगा, तो ये ईयर आपको याद रहेंगे तो आपके 1-2 क्वेश्चन तो बहुत आराम से बन जाएंगे। खासकर यूपी पीसीएस में 2-3 क्वेश्चन स्कीम पे रहते ही रहते हैं। वो प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, मतलब ये सारे स्कीम्स रहेंगे और एक तरफ ईयर दे देंगे। तो मैं जितना भी स्कीम्स बताता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि वो किस ईयर में बने हैं, किस ईयर में वो लॉन्च हुए हैं, वो सारे ईयर मैं आपको बता दूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ क्रूड स्टील प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड? क्रूड स्टील प्रोडक्शन में इंडिया का कौन सा रैंक है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आप सोच रहे हैं ये मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो हो सकता है इंडिया टॉप पे आ गई हो, इसलिए पहला रैंक हो गया हो। नहीं दोस्तों, टॉप पे इंडिया नहीं है, इंडिया का दूसरा रैंक है, सेकंड रैंक है। इंडिया दुनिया में सेकंड नंबर का क्रूड स्टील प्रोड्यूसर है। और इंडिया सेकंड नंबर का क्रूड स्टील प्रोड्यूसर कब बना? 2018 में। और इसने किसको सरपास किया था? जापान में। और इंडिया 6.72 MT एक्सपोर्ट करता है, मिलियन टन फिनिश स्टील एक्सपोर्ट करता है। 2022-23 में ये पिछला जो रिकॉर्ड था, पिछला जो एक्सपोर्ट फिगर था वो 6.02 MT था, और ये 2022-23 में इसने 6.72 MT एक्सपोर्ट किया है। दोस्तों पिछला फिगर था 6.02 MT, सॉरी। तो इंडिया जो है जापान को तो 2018 में सरपास कर गया था, इस साल उसने 6.72 MT एक्सपोर्ट किया, जो कि एक रिकॉर्ड है। और दोस्तों आप सोच रहे होंगे पहला कौन है? दोस्तों पहला है चाइना। दोस्तों आपको ये बता दूं कि चाइना 88.3 MT जो क्रूड ऑयल है वो प्रोड्यूस करता है, जो इंडिया और जापान से कहीं ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। इंडिया और जापान से बहुत ज़्यादा है। तो अभी इंडिया को चाइना के लेवल पहुंचने में बहुत समय लगेगा, लेकिन हाँ सेकंड नंबर पे है, जापान को सरपास कर गया, ये एक खुशी की बात है। और इंडिया में दोस्तों स्टील कौन प्रोड्यूस करता है? इंडिया में मेन स्टील प्रोड्यूसिंग कंपनी कौन सी है? सेल स्टील प्रोड्यूस करती है। सबसे पहले स्टील का प्रोडक्शन इंडिया में कब चालू हुआ था दोस्तों, किसी को याद है? 1907 में, टिस्को जमशेदपुर। इसके बाद 1919 में इसको बर्नपुर में खोला गया था। ये दो बहुत ही बड़ी कंपनीज़ हैं, अब भी हैं, जो इंडिया में स्टील प्रोडक्शन करते हैं। हालांकि अब सेल ने इनको टेक ओवर कर लिया है कटिंग एज टेक्नोलॉजी में और स्टील प्रोडक्शन में। और इसके अलावा भद्रावती में स्टील कंपनी है जो बहुत ही हाई ग्रेड स्टील बनाती है। विशाखापट्टनम में भी है जो बहुत हाई ग्रेड स्टील बनाती है। तो अलग अलग कंपनी सब खुल गई हैं जो बहुत हाई ग्रेड स्टील बनाती है, लेकिन सबसे पहले हमारे देश में 1907 में टिस्को खुली थी। और सब कुछ गवर्नमेंट ने स्टील सेक्टर को बूस्ट करने के लिए कुछ स्कीम्स भी लॉन्च की हैं। तो उसमें से कुछ स्कीम है स्टील स्क्रैपिंग पॉलिसी, स्टील स्क्रैपिंग एंड रीयूज पॉलिसी, और दूसरा है नेशनल स्टील पॉलिसी। दोस्तों नेशनल स्टील पॉलिसी कब लॉन्च किया गया था? 2017 में। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए इसको। और PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ये सब स्टील सेक्टर में लॉन्च किया गया है ताकि
हमारे देश का स्टील ग्रो करे, और जिसका हमने रिजल्ट देखा भी है कि 2018 में इंडिया सरपास कर गया था जापान को, और ऐसे चलते रहेंगे तो हम चाइना के भी नज़दीक पहुंच जाएंगे, और पहुंचना भी चाहिए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल कैंपेन एडिक्शन फ्री अमृतकाल हैज़ बीन लॉन्च बाई। दोस्तों एडिक्शन फ्री अमृतकाल एक नेशनल कैंपेन लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा? पहला नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, दूसरा NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, तीसरा नेशनल वुमेन कमीशन, और चौथा है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। दोस्तों इसका आंसर है ए, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। तो ये कैंपेन एडिक्शन फ्री अमृतकाल 31 मई को लॉन्च किया गया है। 31 मई को क्या है? वर्ल्ड टोबैको डे। तो याद रखिएगा 31 मई को क्या है? वर्ल्ड टोबैको डे। इसी दिन एडिक्शन फ्री अमृतकाल को लॉन्च किया गया है। और जो भी, और इसमें क्या किया गया है दोस्तों, जो भी मूवीज़ और OTT प्लेटफॉर्म में जो टोबैको का एडिक्शन दिखाया जाता है, उसको कर्व करना, उसको रेगुलेट करना, इसमें गवर्नमेंट ने बहुत ही सराहनीय काम किया। देखिए जैसे आप कोई स्मोकिंग करता है, पिक्चर देखते रहते हैं, TV देखते रहते हैं, तो उसमें नीचे लिखता है इट इज़ डेंजरस टू हेल्थ। जब भी आप थिएटर्स में मूवी देखने जाते हैं तो सिगरेट और जो टोबैको कंजम्पशन है उसका हार्मफुल इफेक्ट पहले दिखाता है, बड़े बड़े स्क्रीन पे 3-4 मिनट का उसमें ऐड आता है। तो उससे भी एक अवेयरनेस जगती है लोगों में, जिससे कि क्या होता है कि लोग उसका यूज़ करना नहीं बंद तो कम तो कर ही देते हैं। तो ये जो गवर्नमेंट का एफर्ट है, इसको इस कैंपेन में लॉन्च किया गया और इसको आगे भी बढ़ाया जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग साइक्लोनिक स्टॉर्म हैज़ बीन फॉर्म्ड ओवर ईस्ट सेंट्रल एंड एडजॉइनिंग साउथ अरेबियन सी। इनमें से कौन सा साइक्लोन ईस्ट सेंट्रल और एडजॉइनिंग साउथ अरेबियन सी में अभी फॉर्म हुआ है? पहला ऑप्शन है आपका बिपारजॉय, दूसरा है यास, तीसरा है नरगिस, चौथा है सोलमन। तो दोस्तों इसका आंसर क्या है? ए, बिपारजॉय। दोस्तों जो बिपारजॉय, ये जो आपका साइक्लोन है, ये मैं आपके थ्रू बताता हूँ। देखिए ये है बिपारजॉय, ये आपके हमारा जो वेस्टर्न तट है, मतलब हमारा जो पश्चिमी तट है, मुंबई, गोवा, बेलगाम, इसके आसपास फॉर्म हुआ है। और ये इम्पैक्ट किसको करेगा? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और कुछ हद तक तमिलनाडु। हालांकि इसका इफेक्ट पूरे देश में रहेगा। अभी हाल ही में जो दिल्ली में बारिशें हुई हैं उसको भी इससे जोड़ा जा रहा है, लेकिन इसका इफेक्ट पूरे देश में रहेगा। लेकिन ये ज़्यादा इफेक्ट किसको करेगा? इन 3 रीजनों को। तो दोस्तों ये साइक्लोन जो अरेबियन सी में मतलब फॉर्म हुआ है, वो इन 3 रीजन को मेनली इफेक्ट करेगा, जिसका हाई अलर्ट भी दिया जा चुका है और जिसपे हमारी जो स्टेट डिज़ास्टर रिस्पॉन्स टीम्स हैं वो काम भी कर रही हैं। तो ये चीज़ें हैं। अब दोस्तों बिपारजॉय नाम किसने रखा? दोस्तों ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। हर जो साइक्लोन होता है उसका वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से अलग अलग देश नामकरण करते हैं। तो बिपारजॉय का नाम रखा है बांग्लादेश ने, और इसका मतलब क्या है? डिज़ास्टर। ये याद रखिएगा दोस्तों, ये पूछा जा सकता है कि बिपारजॉय का नाम किसने रखा है। तो बिपारजॉय का नाम रखा है बांग्लादेश ने, और इसका मतलब होता है डिज़ास्टर। इसी तरह जब भी कोई साइक्लोन आता है तो उसका नामकरण कोई ना कोई कंट्री करती है, तो वो कंट्री का नाम आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डैम्स ऑफ यूक्रेन कोलैप्स्ड एज रिजल्ट ऑफ एलीज रशियन बॉम्बिंग। दोस्तों हाल ही में रशिया, मतलब ये यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रशिया ने बॉम्बिंग की और उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण डैम टूट गया। तो उस डैम का नाम क्या है दोस्तों? किस डैम के बारे में बात कर रहा है? पहला ऑप्शन है नोवा खाओका, दूसरा है कानिव, तीसरा है क्रेमेंचुक और तीसरा है डेनपर। नोवा खाओका, कानिव, क्रेमेंचुक, डेनपर। तो दोस्तों इसका आंसर है ए, नोवा खाओका। तो दोस्तों नोवा खाओका जो डैम है वो डिनीप्रो रिवर पे है। डिनीप्रो रिवर का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डैम है, बहुत ही बड़ा डैम है। जैसे यहाँ इंडिया में हीराकुद डैम है, उसी टाइप का डैम ये रशिया में है। और जेलेंस्की ने बोला है कि ये बहुत ही बड़ा इन्वायरमेंट कैटास्ट्रोफ है। सोचिए दोस्तों, एक डैम है जिसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया, जिसका पानी अब पूरी तेज़ी से फ्लो कर रहा है अनकंट्रोल तरीके से। तो वो आगे आने वाले जो टाउन्स हैं, सिटीज़ हैं, जो विलेजेस हैं, उनको कितना इफ़ेक्ट करेगा, कितने गांव वहाँ के बाढ़ में चले जाएंगे। तो दोस्तों ये भी एक तरह का वॉरफेयर है कि डैम डिस्ट्रॉय कर दो, वहाँ के जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं उनको डिस्ट्रॉय कर दो, तो उससे उसके जो होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स हैं उससे पब्लिक
ऑटोमेटिक परेशान हो जाएगी, काफ़ी लोग मर जाएंगे। तो ये भी एक तरीके का वॉरफेयर है। तो ज़ेलेंस्की ने ये आरोप लगाया है कि रशिया ने इसको डैम को बॉम्बिंग की है, जिसकी वजह से टूट गया, जिसको रशिया इनकार कर रहा है। हालांकि क्योंकि इस तरह के वॉरफेयर्स मतलब इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स में सही नहीं माने जाते हैं, लेकिन एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर, तो ठीक है, वो डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ये दोस्तों ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी। और ये देखिए, ये जो डैम है ये सदर्न यूक्रेन में है। क्रीमिया ये आपका सदर्न यूक्रेन में फॉर्म करता है। और जो जैसा कि मैंने बताया कि ये किस रिवर पे है, डिन्प्रो रिवर पे। तो ये दोस्तों ये फैक्ट आपको याद रखना है, डिन्प्रो रिवर सदर्न यूक्रेन में ये फॉर्म करता है। और इसका नाम क्या है, नोवाखावका डैम। देखिए दोस्तों, ये डैम जो है डिस्ट्रक्शन के बाद ये छोटा सा अभी ये छोटा सा इसका स्क्रीनशॉट है, लेकिन जब ये टूटा है तो इसके जो स्क्रीन आए वो बहुत, ये जो उसके इमेजेस आए हैं वो बहुत ही भयानक हैं, बहुत ही भयावह हैं। आपको देख के डर लगेगा कि पीछे का जो रिजर्वायर है वो कितना ज़्यादा पानी की कैपेसिटी थी उसमें, और कितने इंटेंसिटी से वो आगे फ्लो कर रहा है। तो आप ये सोच सकते हैं कि आगे जो गाँव होंगे, आगे जो शहर होंगे, जो आगे जो ये इन रीजन्स में देखिए जो शहर होंगे, जो गांव होंगे, उनका क्या हाल होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट इंडिया श्रीलंका डिफेंस एग्जीबिशन इज टेकिंग प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। तो पहला भारत श्रीलंका डिफेंस एग्जीबिशन इनमें से किस जगह पे आयोजित किया जा रहा है। तो आपके ऑप्शन है ए दिल्ली, बी कोलंबो, सी कैंडी, डी गोवा। तो दोस्तों इसका आंसर है बी कोलंबो। इंडिया और श्रीलंका के बीच में पहला डिफेंस एक्सपो कोलंबो में आयोजित किया जा रहा है। दोस्तों ये जो एग्जीबिशन है इसमें देखिए इंडिया और श्रीलंका का डिफेंस टाई है, बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है दोस्तों? क्योंकि श्रीलंका इंडिया का पड़ोसी है और ये इंडियन ओशन का लिटोरल कंट्री है जिस पे चाइना की नज़र है। अगर चाइना किसी भी तरह से श्रीलंका को अपने इन्फ्लुएंस में ले आएगा तो इंडिया के ऊपर इसका बहुत इफेक्ट पड़ेगा। देखिए अभी हाल ही में दोस्तों चाइना के सबमरीन्स यहाँ आ गए थे, चाइना ने यहाँ पोर्ट डेवलपमेंट शुरू किया था जिस पे इंडिया ने कंसर्न दिखाए थे। और जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी श्रीलंका की, उसकी फॉल्टी पॉलिसीज जो थी चाइना के लिए, उसकी वजह से यहाँ बहुत ही बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस भी आ गया था, जिसमें इंडिया ने इसकी पूरी मदद की। इंडिया ने समझ लीजिए श्रीलंका को अपने एक स्टेट की तरह मदद की। जैसे किसी स्टेट में इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाए और सेंट्रल गवर्नमेंट उसको हेल्प करती है, उसी तरह श्रीलंका की भी काफ़ी मदद किया। और जिसकी वजह से कुछ तमिल जो हैं यहाँ श्रीलंका के नॉर्दर्न प्रोविंसेस में वो इंडिया से मर्जर की भी बात करने लगे। हालांकि ये सारी बातें को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने खारिज कर दिया। तो दोस्तों मतलब श्रीलंका का जो लोकेशन है, श्रीलंका का स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंट इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा है। तो इंडिया ने पार्टिसिपेशन, अब ये जो आपका इवेंट हो रहा है, ये जो एग्जीबिशन हो रहा है, इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट किया? इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री ने किया, श्रीलंकन एंटरप्रेन्योर्स ने किया, श्रीलंका की आर्म फोर्सेस ने की, पुलिस ने की, वहाँ की स्पेशल टास्क फोर्स ने की। और श्रीलंका को डिफेंस मदद की बात की जाए तो इंडिया ने बहुत सारे इक्विपमेंट्स श्रीलंका को दिए हैं। जैसे इंडियन डिफेंस इक्विपमेंट्स में से इंडियन रडार, एडवांस ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स, L-70 गन्स, डॉनियर एयरक्राफ्ट, आर्मी ट्रेनिंग सिमुलेटर्स, ये काफ़ी चीज़ें श्रीलंका को दी हैं। और अभी रिसेंटली इंडिया ने कमिट किया है फ्लोटिंग डॉक मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर एंड डॉनियर एयरक्राफ्ट उसको श्रीलंका को देने के लिए। तो ये इंडिया ने प्रॉमिस किया है श्रीलंका के लिए, जो कि इंडिया फुलफिल भी कर देती है। तो एक तरह से देखा जाए इंडिया श्रीलंका की संकट मोचन है, चाहे वो इकोनॉमिक क्राइसिस हो, चाहे वो डिफेंस का सेक्टर हो। और पास्ट में भी इंडिया ने श्रीलंका की काफ़ी मदद की है, जिससे श्रीलंका ओबलाइज करता है। और इंडिया का जो डिप्लोमेटिक धाक है, डिप्लोमेटिक जो इंडिया का प्रेजेंस है वो श्रीलंका में बहुत ज़्यादा है। इसीलिए चाइना की जो पॉलिसीज़ हैं इंडिया उसको कंटेन करता है। और ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, ये इंडिया को एक और अपॉर्चुनिटी दे दी, जिसका हमारे देश के गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल किया और श्रीलंका को अपने इन्फ्लुएंस में, अपने कॉन्फिडेंस में ले लिया। तो दोस्तों आपको कैसा लगा मेरा ये वीडियो? इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।